नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। मैं अजीत आज के इस वीडियो में आपको भूगोल का एक नया टॉपिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी हिंदी में अक्षांशीय रेखा और दशांतरी रेखा के बारे में आपको बताएंगे। इसी से जो चलिए चलते हैं, कह रहा है कि यानी कि ये गोलार्ध है, यानी पृथ्वी की जो वर्तमान स्थिति है उसको हम इसमें दर्शाया गया है। पृथ्वी कैसी है, उसकी आकार कैसा है, वो कैसे भ्रमण घूर्णन करती है, इसके बारे में हम इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था। पीछे वीडियो पुरानी है, बताया था कि पृथ्वी गोलार्ध, लेकिन आज हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी के दो, यानी कि पृथ्वी गोल है, मानते हैं तो एक तरह से गोल है, तो पृथ्वी की दो भागों में विभाजित करने वाली, यानी कि ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी हम इसको साउथ हेमिस्फीयर और उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के दो बारह भागों में काटने वाली रेखा को हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, या भूगोल में इसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसे तीन नामों से दर्शाया गया है। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूगोल में इसे विषुवत रेखा इसे कहते हैं। तो 0 डिग्री पर काटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश से शुरुआत करते हैं, इसे अक्षांश रेखाएं, यानी कि भूमध्य रेखा के समानांतर, यानी कि ये भूमध्य रेखाएं हैं, विषुवत रेखाएं हैं और इक्वेटर है कि समानांतर खींची गई समान रेखाओं को ही हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा एक के समानांतर खींची गई समानांतर रेखाएं को ही ये हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर ये उत्तरी गोलार्ध, यानी कि इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर, ऐसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर मेरी गलती हो तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। हेमिस्फीयर तो इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ऐसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं हम इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा से साउदर्न यानी कि नॉर्थ में 90 रेखाएं होती हैं, यानी कि 90 रेखाएं होती हैं। इनकी बीच की दूरी हमेशा, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी मैक्सिमम 111 किलोमीटर तक होती है। यानी कि एक अक्षांश रेखाएं और एक अक्षांश रेखाएं, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर तक होती है। अब इधर भी इन दोनों की एक, यानी इधर 90 होगा, इधर भी 90 होगा। यानी कि नॉर्थ में भी भूमध्य रेखा से ऊपर भी रेखाएं खींची गई समानांतर रेखाएं 90 होती हैं। ये और इक्वेटर से साउथ हेमिस्फीयर में खींची गई रेखाएं की संख्या भी 90 होती है। तो 90 90 180, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर मिलाकर कितनी रेखाएं हुई? तो यानी दो अक्षांश रेखाएं, आप इसमें समझे मेरी बात। यानी कि इक्वेटर से ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ऊपर 90 भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सब काल्पनिक, हम इसमें ये सब खींचा गया नहीं है, ये काल्पनिक, यानी कि हम लोग कल्पना किए हैं, जिसे हम समय को निर्धारित किया जा सकता है कि अगर यहाँ, क्योंकि पृथ्वी पूरब से उगती है, तो पृथ्वी का उदय इधर से होता है, जिससे पृथ्वी का उदय इधर से होता है, जिसे जो इधर जो पूरब के ओर राज्य देश पड़ते हैं उनका समय हमारे समय से पहले होता है, यानी 2 घंटा 3 घंटा का अंतर होता है। और इधर जितना है, यानी कि पश्चिम की ओर आने पर, वेस्ट की ओर आने पर इनका समय हमारे से लेट तक जाएगा। यानी कि क्योंकि सूरज यहाँ से उग रहा है, तो पहले यहाँ के ऊपर सूर्योदय होगा, फिर इधर आते आते इधर सूर्योदय होगा, फिर यानी कि सबसे लास्ट तक इधर, तो समय का अंतर बहुत हो जाता है। इसीलिए इधर आकलन किया जाएगा कि इक्वेटर से, यानी कि अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के तहत हम समय का निर्धारण किया जाता है, और लोकेशन यानी स्थान का भी निर्धारण किया जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ऐसे में खींचा नहीं गया है। तो चलिए कहते हैं इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं होती हैं जो काल्पनिक है, और इक्वेटर से दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं होती है, जिसे हम ये 90 रेखाएं होती है। तो 90 90 कितना हुआ, यानी कि 90 90 180।
नॉर्थ में 90 रेखाएं और साउथ में भी 90 रेखाएं, यानी कि 90 90 180, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 88 रेखाएं और प्लस ये 0 डिग्री वाला, यानी कि 0 को छोड़कर भी 90 रेखाएं होती हैं और 0 को नीचे छोड़कर भी 90 रेखाएं होती है। तो 90 90 180 प्लस एक इक्वेटर एक प्लस 1, यानी कि होगा 181 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, यानी लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं। लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं पूरे ग्लोब में 181 अक्षांशीय रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइनें होती हैं, जिससे हम अभी अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाएं मिलाकर उनका लोकेशन और समय का निर्धारण दोनों करते हैं। अब चलते हैं 181 दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में एक अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। और नॉर्दर्न इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं और नॉर्दर्न से इक्वेटर से साउथ हेमिस्फीयर में 90 रेखाएं होती हैं। तो 90 90 180 प्लस इक्वेटर को लेकर 181 रेखा थी, यानी पूरे ग्लोब में 181 अक्षांशीय रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइनें होती हैं। अब हम चलते हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड के रेखाओं के बारे में, जिससे दोनों को मिलाकर प्लेस यानी स्थान और समय जोन का निर्धारण करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं, यानी कि उत्तरी पोल ये दक्षिणी पोल, यानी उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल को मिलाने वाली रेखाएं परपेंडिकुलर लंबवत रेखाएं को हम देशांतरी रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइनिंग कहते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाएं को हम देशांतरी रेखाएं कहते हैं। इक्वेटर में क्या था कि यानी कि पृथ्वी को इक्वेटर के समानांतर खींची गई समान काल्पनिक रेखाएं, क्या ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर भी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो दोनों को मिलाकर अगर एक जगह मिल रहा है, इसे हम टाइमिंग का निर्धारण और प्लेस जगह का निर्धारण, अगर आप जैसे मैप पर खोजते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो ये टाइमिंग जोन मिलाकर दोनों देशांतरी रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं मिलाकर दोनों का आपका समय जगह दोनों का निर्धारण करता है कि आप कहाँ हैं और कितने समय हो रहती है, यानी टाइमिंग जोन का और प्लेस का भी निर्धारण करता है। कौन रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाएं। अब आती हैं देशांतरी रेखाएं किसे कहते हैं, यानी उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल पर खींची गई लंबवत रेखाएं काल्पनिक रेखाएं को हम देशांतरी रेखाएं कहते हैं। तो ये हो गया उत्तरी पोल, ये दक्षिणी पोल, ये दोनों मिलाकर यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये लंबवत हो गया परपेंडिकुलर, यानी ईस्ट में और वेस्ट में और ईस्ट में दोनों मिलाकर मान लीजिए किसी वृत्त का पूरे कोण का योगफल कितना होता है, यानी एक वृत्त बीतते हैं केंद्र में लेकर और वृत्त को खींचते हैं तो कोण का योगफल कितना होता है 360। इसी तरह हम इसे केंद्र मान का पूरा योगफल खींचते हैं तो इसे कोणों का योगफल कितना होगा 360, यानी कि ईस्ट में और वेस्ट में कितने कोणों का होगा, इधर 180 इधर भी 180, यानी कि ईस्ट में भी कितनी रेखाएं होगी, ईस्ट में 180 और वेस्ट में भी 180, वेस्ट में भी 180 रेखाएं होती हैं। तभी मिलाकर दोनों का योगफल कितना होगा 360, यानी कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है 360, यानी पूरे ग्लोब में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है 360 होती है। और अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है पूरा 181। अक्षांशीय रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं, परंतु देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है, इनके बीच की दूरी फिक्स नहीं होती है, कहीं भी कितना भी हो सकता है। लेकिन अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी फिक्स होती है, समानांतर होती है, इसलिए उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। परंतु प्रत्येक 111 किलोमीटर के बीच की दूरी को हम ये मान लीजिए दो अक्षांशीय रेखाओं का अंतर है 111 किलोमीटर, उसके बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध एक तरह से हिंदी माने तो क्षेत्र, कटिबंध, यानी कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और उनके बीच की दूरी में जो क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। आगे चलते हैं इसमें, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कुल 360 होती है, ईस्ट में 180 और वेस्ट में भी 180। अब इसमें जानते हैं